नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए अपनी जीवन कहानी का तीसरा अध्याय हम लेकर के आए हैं। आप सभी के सामने अपनी लाइफ स्टोरी का चैप्टर 3 आज के वीडियो के अंदर हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ स्टोरी के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वाला वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोस का भी जो लिंक है उसको हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डालने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप सहज ही हमारे लाइफ स्टोरी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वाला वीडियो भी एक्सेस कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस देखना पसंद है, जो जानकारी अपनी वीडियोस के माध्यम से आप सभी के साथ समय समय पर हम साझा करते रहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप उस जानकारी से लाभान्वित होते हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हमारा यह अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी हम अपना कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सहज ही आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें भी बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स किसी चैनल के ऊपर होते हैं उतना ज़्यादा उस कंटेंट को YouTube और लोगों को भी रेकमेंड करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो जानकारी हम देते हैं वो ज्ञानवर्धक होती है, उससे लोगों का लाभ होता है, उनको फ़ायदा पहुंचता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे पास होंगे उतने ही और ज़्यादा लोगों तक ये सारी जानकारी पहुंच पाएगी और वे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी जीवन कहानी के पिछले अध्याय के अंदर आप सभी के साथ ये बात शेयर की थी कि हमारा दिल्ली के एक बैकवर्ड इलाके के अंदर एक घर था जो कि जड़ से बना हुआ था। वह पूरा घर हम लोगों का था, यानी कि पिताजी के नाम पे था। किस प्रकार से उस घर के अंदर पहले हम लोग अपनी बुआ जी और उनके परिवार के साथ रहा करते थे। उसके बाद क्योंकि हमारे पिताजी को शराब पीने की बहुत आदत थी और जो फूफा जी थे उनको भी यही आदत थी, तो उन दोनों की आपस में अनबन होने लग गई थी और झगड़े होने लग गए थे, जिसके बाद फिर ये परिवार टूट गया था। और जिसके बाद हमको, हमारे छोटे भाई को और हमारे पिताजी को उस घर के अंदर अकेले रहना पड़ता था। लेकिन घर को अकेला पा कर के हमारे पिताजी ने दिन रात वहाँ पर जैसे जुआ खेलना शुरू कर दिया था, शराब पीनी स्टार्ट कर दी थी, जो कि वो वैसे भी पीते थे। लेकिन परिवार वालों को ये बात समझ में आने लग गई थी कि जिस हिसाब से ये गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो जो ये घर बचा हुआ है, बच्चों की जो संपत्ति बची हुई है, जो छत उनके सर पे बची हुई है, तो हमारे पिताजी कहीं उसको भी नष्ट ना कर दें। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए हमारे दादाजी ने ये स्टेप लिया था। वो हमारा जो घर था उसको हमारे दादाजी बिकवा देते हैं। लेकिन जो घर की राशि उनके हाथ में आती है वह राशि पूरी नहीं आती, क्योंकि हमारे पिताजी उस प्रॉपर्टी डीलर के साथ ही काफ़ी समय से जुआ खेल रहे थे, जिनकी मदद से ये घर बेचा गया था। और जुए के अंदर वो लाखों के हिसाब से जो पैसे हैं उनको हार चुके थे। अब हमारे दादाजी हमारे लिए और भाई के लिए एक अच्छा घर ऐसी जगह पे दिलाने का सोच रहे थे, जिस जगह पे हमारे दादाजी खुद रहा करते थे, जहाँ पे हमारा पुश्तैनी घर था। दरअसल वह एरिया बैकवर्ड एरिया नहीं था, वो थोड़ा फॉरवर्ड था। अच्छे परिवार, थोड़ा अच्छी धन संपदा वाले लोग वहाँ पे रहा करते थे, फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे ज़्यादा थी, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स थोड़े महंगे थे। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी बेची गई थी, तो दादाजी को ये उम्मीद थी कि जो अमाउंट हाथ में आएगा उससे एक अच्छा बड़ा फ्लैट 100-125 गज का वो हमारे को दिला पाएंगे। लेकिन जब अमाउंट हाथ में आया और कहानियाँ उनके सामने खुली, तो उनको बात समझ में आ गई थी कि भाई पैसा तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है इन्होंने। बहुत ही एक कम अमाउंट, आई थिंक 40 या 50% ही परिवार के हाथ में आया था, क्योंकि बाकी पैसा वो पिताजी हार चुके थे। अब उस पैसे का इस्तेमाल करके और उसके बाद थोड़ा और पैसा अपनी जेब से डाल करके हमारे दादाजी ने अपने घर के पास हमें
एक फ्लोर दिला देते हैं वो। हालांकि उनको अच्छा तो नहीं लग रहा होता है कि जड़ से अपना घर था, एरिया का क्या है, एरिया तो बेहतर हो ही जाता है कुछ समय बाद। और अब बच्चों को एक फ्लोर के अंदर आकर के रहना पड़ रहा है। लेकिन हमारे दादाजी इस बात को समझते थे कि बच्चों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर बच्चे हमारे घर के आसपास ही किसी घर के अंदर रहेंगे तो जो परिवार है, जो मैं हूँ या जो हमारे चाचा हैं, वो लोग जो है हमारा ध्यान रख पाएंगे। तो इसी वजह से वे दादाजी कुछ पैसे मिला करके एक फ्लोर हम लोगों को दिला देते हैं, जो कि केवल 2 कमरों का फ्लोर था, 50 गज में बना हुआ था, एक गैलरी और मतलब छोटा स्पेस था। खैर, कुछ ना होने से छत का सर पे होना तो बहुत अच्छा होता है। तो उनके बहुत ही शुभ जो है हमारे दादाजी के संकल्प थे। अब दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि हमारे पिताजी की आदतों से दादाजी बहुत अच्छे से वाकिफ़ होते हैं। तो इस बार जब वो घर लेते हैं तो वे हमारे पिताजी के नाम पे उस घर को नहीं लेते हैं। दादाजी वो घर अपने नाम पर खरीदते हैं और एक विल कर देते हैं हमारे और हमारे छोटे भाई के नाम पे, कि अगर उनको कभी कुछ हो जाता है तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसके डायरेक्टली हम और हमारे जो छोटे भाई हैं वो मालिक बन जाएंगे। तो वो चाहते थे कि जो हमारे पिताजी हैं वो बीच में से, मतलब उनके हाथ में कुछ ना रहे। अब दोस्तों, परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि हमारे पिताजी एक इस प्रकार के व्यक्तित्व के इंसान थे जो कि शायद परिवार में सब लोगों को परेशान करने के लिए ही जन्मे थे। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि किस किस प्रकार के जो अत्याचार हैं वो हमारी माताजी को सहन करने पड़ते थे। उसके बाद जब 2 वर्षों तक दादी माँ ने हमें संभाला तो पिताजी ने दादी माँ को भी कितना ज़्यादा परेशान किया। उसके बाद जब एक जॉइंट फैमिली के अंदर बुआ जी के परिवार के साथ रहने लगे, वहाँ से कुछ सहारा हम लोगों को लगा, तो वहाँ पर भी पिताजी ने झगड़े करके और कलेश करके और बुरा माहौल बना करके उनसे भी जो मधुर रिश्ता था उसके अंदर जैसे खटास आ गई और रिश्ता जो है वो टूट गया। बहरहाल, तो अब यहाँ पे आ गए। अब हमारे जो पिताजी थे उनके मन में दरअसल इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा खार आ गई थी कि ये प्रॉपर्टी उनके नाम पे नहीं ली गई है। और रह रहकर हमारे पिताजी ड्रिंक करके बहुत ज़्यादा झगड़ा किया करते थे। अब वो घर के अंदर तो हमें दिन रात जब मतलब पी लेते थे तो गाली गलौज करना और इस तरह से थोड़ा हमारे को परेशान करना, ये सब तो करते ही थे। लेकिन वो कभी भी मतलब पी करके हमारे जो चाचा हैं, जो हमारे दादाजी की अपनी दुकान है, हमारा एक पुश्तैनी दुकान था, अभी भी है। हमारे दादाजी का फलों का व्यापार था पुश्तैनी। जब वो पाकिस्तान से आए थे तब से उन्होंने शुरू किया था और आज तक जो हमारे परिवार वाले हैं वो फलों का व्यापार करते हैं और उसी के अंदर जो उन्होंने सारा जो भी नाम कमाया और जो कुछ भी किया सब कुछ उससे ही है। तो हमारे पिताजी जानते थे कि दादाजी एक बहुत ही इज़्ज़तदार इंसान हैं, तो वो क्या करते थे कि शराब पी करके हमारे चाचा जी की दुकान पे पहुंच जाया करते थे, दादाजी की मतलब दुकान पे पहुंच जाया करते थे और वहाँ पर गाली गलौज करते रहते थे और लोगों को इकट्ठा करते रहते थे और बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया करते थे। अब ये इन सभी आत्माओं का शायद आपस में कोई कार्मिक अकाउंट था और हमारा भी और हमारे भाई का भी पिताजी से जो कार्मिक अकाउंट था कि अगले आई थिंक पूरे 1 दशक तक हमने इस टॉर्चर को जो है झेला। बार बार पिताजी का वहाँ चले जाना और फिर हमें वहाँ पहुँचना पड़ता था और उनको उसी हालत के अंदर वहाँ से लेकर के आना। लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर थी दुकान, वहाँ से लेकर के आना रिक्शा करा करके। तो बहुत ही एक एम्बैरेसिंग टाइप की जो लाइफ है उसको हमें जीना पड़ता था, बचपन के अंदर जीते रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये सोचते भी थे कि कुछ भी हो जाए हम तो कभी भी अपने जीवन के अंदर ये जो शराब है, ये जो नशे हैं, इनको हाथ नहीं लगाएंगे। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पिताजी का इतना बुरा होना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो गया। हम नशों से और इन सब आदतों से बहुत ज़्यादा जीवन के अंदर दूर रहे, तो उसने भी एक अच्छी तरह से हमारे साथ काम किया। अब दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि जब हम इस नए घर के अंदर आकर के रहने लगे तो लगभग 1 साल तक, वैसे तो हमेशा ही कठिन परिस्थितियां रही, लेकिन लगभग 1 साल तक तो पूरी तरह जैसे कि घर के अंदर एक नौकर होता है
उसी प्रकार से हमें जो है अपने जीवन को जीना पड़ा। यहाँ पे आने के बाद जो हमारे चाचा जी हैं, हमारे दादाजी हैं, उन्होंने हमारा जो एडमिशन है उसको एक सरकारी स्कूल के अंदर करा दिया। अच्छा, वो एक अलग कहानी है, सरकारी स्कूल के अनुभव। इससे पहले 7वीं कक्षा तक हम प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़े थे। हालांकि वो प्राइवेट स्कूल था बैकवर्ड एरिया के अंदर, लेकिन फिर भी प्राइवेट था। मतलब प्राइवेट स्कूल का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनको पढ़ाने का प्रेशर होता है, क्योंकि उनको फीस मिल रही होती है। तो एक डेकोरम को स्कूल के अंदर मेंटेन करने का प्रेशर होता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। लेकिन जो सरकारी स्कूल होते हैं, हालांकि आज क्या परिस्थिति है, अब तो काफ़ी मॉडर्नाइजेशन आ गया, ज़माना बदल गया है, सोच बदल गई है, सरकारी नौकरियों के अंदर भी प्रेशर आने लग गया है, सरकारें बदल गई हैं। तो हालांकि अब बहुत बेहतरी हुई होगी, लेकिन हमारे उस समय के अंदर वो सब बातें नहीं थी। जिस स्कूल के अंदर एडमिशन कराया गया था, सरकारी स्कूलों के अंदर उसका बहुत नाम था कि सरकारी स्कूलों में भी अच्छा जो स्कूल है उसके अंदर हमारा एडमिशन कराया गया था। लेकिन आधे से ज़्यादा दिन जो हमारी क्लासेस हैं वो खाली ही रहा करती थी। उसके अंदर बच्चों को कुछ काम नहीं होता था, पूरा दिन भर खेलते रहते थे। कभी क्रिकेट, वो कॉपी और पेपर को लेकर के क्लास में क्रिकेट खेलते रहते थे। कभी खेल खेल कर बोर हो जाते थे तो जो क्लासरूम के जो पंखे होते हैं उनको मोड़ देते थे और फिर खुद गर्मी में बैठे रहते थे, या फिर लड़ाई झगड़े स्कूल के अंदर होते रहते थे। तो खैर, इस कहानी को भी आगे चल करके थोड़ा विस्तार में बताएंगे, स्कूल के किस्सों को। वापस घर पे आते हैं। तो अब बात कुछ ऐसी थी कि पिताजी इतना ज़्यादा सबको परेशान किया करते थे कि वो लोग चाहकर भी हम लोगों का उतना ध्यान नहीं रख पाते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि थोड़ा हम ना अलग रहें, क्योंकि जितना इनसे थोड़ा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा हम टेंशन फ्री रह पाएंगे। पहले ही उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, हमारे चाचा के ऊपर, हमारी दादा के ऊपर, पूरे परिवार की जिम्मेवारियाँ थी उन लोगों के ऊपर। तो अब हुआ कुछ ऐसा कि शुरू में पिताजी इस तरह से रहते थे और हमने अपने घर के अंदर खाना पीना शुरू किया, खाना बनाना शुरू किया। जो भी खर्चा वगैरह है, राशन वगैरह है, उसकी मदद हमारे चाचा जी कर दिया करते थे। तो इतना इंश्योर उन्होंने हमेशा किया कि हमेशा जो बच्चे हैं परिवार के उनको रोटी मिले, है ना, वो हमेशा हमारे पास थी। तो बहुत बहुत आशीर्वाद रहा है उनका हमारे ऊपर, हमारे चाचा जी का, हमारे दादाजी का। और फिर जो हमारे दादाजी हैं, थोड़ा उनसे हमने रूटीन सा बांध रखा था। डेली हम जाते थे, 20, 30, 40 रुपए उनसे खर्ची के ले लिया करते थे कि थोड़ा बहुत हम कुछ चीज़ खा लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे तो थोड़ा हमारा मन बहला रहेगा। हमारे दादाजी रोज़ हमारे को कुछ ना कुछ दे दिया करते थे। हमारे यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर था, वहाँ पे दादाजी की थोड़ी आदत थी, बुजुर्ग थे, तो वहाँ पे क्या है, बूढ़े लोग ताश खेलते रहते हैं पूरा समय कम्युनिटी सेंटर के अंदर। तो वहाँ हम जाते थे, दादाजी से कुछ पैसे ले लिया करते थे खर्चे वर्चे के लिए, कुछ मन करता था तो खा लिया करते थे। तो हमारे भाई का और हमारा गुजारा जो है पूरा परिवार ऐसे करा रहा था। अब क्योंकि कोई भी खाना वाना पकाने वाला नहीं था, तो घर का पूरा काम करना हमने सीख लिया था। घर की साफ़ सफाई हम किया करते थे, रोज़ स्कूल से आने के बाद अपना टिफ़िन बना करके लेके जाया करते थे, पूरा दिन का खाना बनाते थे। सुबह सुबह उठ करके ही आटा गूंद लिया करते थे, कुछ सब्ज़ी बना लिया करते थे, अपने और अपने भाई का टिफ़िन वगैरह तैयार कर लिया करते थे। जो हमारे छोटे भाई थे उनको तो एक प्राइवेट स्कूल में ही डाला गया था, क्योंकि वे 3री कक्षा में थे जब उनका एडमिशन कराया गया। तो वे एक प्राइमरी छोटा स्कूल था मोहल्ले के अंदर, उसके अंदर जाते थे, और हम सरकारी स्कूल के अंदर जाया करते थे। लेकिन हमारे इस जगह पे नए घर में शिफ्ट होने के लगभग 1 डेढ़ महीने के अंदर ही पूरी तरह से, जैसे एकदम निपुण कोई व्यक्ति होता है सारे घर के काम करने में, उस प्रकार से हम निपुण हो गए थे और खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाने लग गए थे। अब दोस्तों बात यह है कि ये सब कुछ तो ठीक है, अपने लिए रोटी बना रहे हैं तो इसमें कोई बात नहीं है, बर्तन मांज रहे हैं, अपने घर के बर्तन मांज रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, अपने घर की सफाई कर रहे हैं, तो ये किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं था। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा भी हमें कभी सुख मिल पाता तो शायद हमारी जो पिताजी की आत्मा थी, वो आत्मा उसको स्वीकार नहीं कर पाती थी। हमने कभी भी अपना अकाउंट खोजने का प्रयास नहीं किया अपने पिताजी के साथ, क्योंकि अब उनका बहुत समय हो चुका है, स्वर्गवास हो चुका है, और उसके बाद फिर अब क्या देखना, ठीक है, जो था वो बीत गया और अब हमें ऐसा कुछ दर्द भी नहीं है। लेकिन जैसे हम बता रहे हैं कि उस समय तो ऐसा ही था
कि पिताजी की आत्मा मानती नहीं थी कि ऐसे कैसे सुखी हो जाएंगे, ऐसे कैसे खुश हो जाएंगे। ना चाहते हुए भी वो मुश्किल परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर उत्पन्न करते थे। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि 1 डेढ़ महीने के बाद जैसे हमारे पिताजी को थोड़ा होश सा आया, उनको अचानक से संकल्प आता है कि भैया ये कब तक मैं शराब वगैरह पीता रहूँगा, मुझे कुछ काम धंधा शुरू करना चाहिए। और इस प्रकार से कई बार उन्होंने बीच में जो है अपनी ड्रिंकिंग की हैबिट छोड़ी, लेकिन कुछ ना कुछ करके वो वापस आ जाती थी, और वापस आती थी तो फिर दिन रात का हो जाता था। तो ऐसे ही एक संकल्प के साथ उन्होंने एक जैसे जो राशन होता है, चावल दालें आटा, इसके होल सेल मतलब बड़े लेवल पे ट्रेडिंग का काम शुरू कर लिया। एक स्टेट से दूसरी स्टेट भोजन की जो सामग्री है उसको पहुंचाना, रॉ मटेरियल पहुंचाना, इसका काम उन्होंने शुरू कर लिया। अब जो हमारे पिताजी का पुराना अनुभव था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, उनका सप्लाई कैसे की जाती है चीज़ों की, उनको बहुत अनुभव था इस चीज़ का। पहले तो खैर उनकी फैक्ट्री भी थी जो कि बंद हो गई थी, लेकिन एक जो होता है कि जो अनुभवी व्यक्ति होता है जिसको काम धंधा करने की नॉलेज होती है, वो कोई भी काम धंधा जो है खड़ा कर लेता है। अब अपना काम धंधा खड़ा करने की चाह में हमारे पिताजी के पास पैसा तो हाथ में था नहीं, इन्वेस्टमेंट था नहीं, कोई उनकी मदद भी नहीं करता, जैसे उनके हालात थे, जैसी उनकी आदतें थी। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि कुछ लोगों से, जो कि हरियाणा के रहने वाले थे सब, उन लोगों से एक प्रकार की पार्टनरशिप सी कर ली, और इन लोगों की 6-7 लोगों की, जिसमें हमारे पिताजी भी थे, इन लोगों की एक टीम सी बन गई। जगह जगह पे ये लोग ऐसा कुछ स्पॉट करते थे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ सस्ती मिल रही है, कब क्या कहाँ पे सप्लाई होनी चाहिए, कहाँ से माल उठाना है, कहाँ भेजना है, और जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर भी फिर उन लोगों ने कुछ हमारे पिताजी की मदद करी। तो इन सब लोगों ने साझेदारी में एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लिया था जिसके अंदर कुछ ऐसा मॉडल था कि ज़्यादा लोगों की आवश्यकता थी ही। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि हम क्योंकि बहुत अच्छा खाना बनाने लग गए थे, पूरे घर को संभालने लग गए थे, तो हमारे पिताजी समय समय पर जो उनके पार्टनर्स हैं उनको घर बुला लिया करते थे। और शुरू शुरू में ऐसा होने लगा कि जो पार्टनर हैं वो 1 दिन के लिए आएंगे, 2 दिन के लिए आएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जो इनके पार्टनर्स हैं हमारे पिताजी के, उनकी हमारे घर के अंदर रहने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती गई। पहले हफ्ते में 1 दिन, फिर हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन, और धीरे धीरे करके कुछ ऐसे होने लगा कि अगर उनके 6 पार्टनर्स थे तो 3-4 लोग तो उनमें से परमानेंटली हमारे ही घर के अंदर रहा करते थे। अब दोस्तों हम भी लड़के ही थे, ऐसे हमारे को कोई समस्या नहीं थी रहने की, लेकिन बात यह है कुछ, क्योंकि वो सब पुरुष थे और सब बड़ी बड़ी उम्र के थे। एक तो पिताजी के पार्टनर ऐसे भी थे, उनको सब ताऊजी बोलते थे क्योंकि वो तो एकदम बूढ़े थे, बुजुर्ग थे। तो उनके साथ क्या है कि हर किसी की अपनी अपनी बुरी आदतें थी। जैसे कुछ लोगों की आदतें थी, वो दिन रात बीड़ी पिया करते थे। अब छोटा सा घर, पतली सी गली के अंदर, जिसके अंदर वेंटिलेशन भी नहीं है ठीक से, उसके अंदर क्या है, दिन रात हमारे को जो सिगरेट है, जो बीड़ी है एक्चुअली, नॉट इवन सिगरेट, उसके धुएं के अंदर रहना पड़ता था हमको और हमारे भाई को। उसके साथ साथ जो पूरे घर की जो जिम्मेवारी थी काम करने की, वो फिर भी हमारी ही जिम्मेवारी थी। तो पहले हम केवल 3 लोगों का खाना बनाया करते थे, जो कि हमें चलता था। हालांकि जब आप केवल 12 वर्ष की आयु के होते हैं, आप एक स्टूडेंट होते हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई भी देखनी होती है, आपको अपना स्कूल भी देखना होता है। उसके बावजूद भी अगर एक स्त्री की तरह हम पूरे घर को संभाल रहे थे, तो वो ऑलरेडी कुछ लोड उसको एक्सपेक्ट किया जाता है। हालांकि हमें फील नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो एक प्रेशर तो है, अपनी जिम्मेवारियों से ज़्यादा ऑलरेडी काम कर रहे थे। लेकिन जब ये लोग सब वहाँ पे रहने लगे, तो इन सब के भोजन की जो जिम्मेवारी है वो भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही आ गई। अब हम कितना भी एक्सपेक्ट करें, जिस प्रकार से आकर के वो हक जमाया करते थे सब लोग और जो भी था, तो कुछ ऐसा होने लगा कि डेली जो पहले हम 3 लोगों का खाना बनाया करते थे, अब हमारी ड्यूटी लग गई थी कि डेली 7 से 8 लोगों का खाना, भोजन जो है वो हमें रोज़ बनाना होता था। और भोजन भी फिर ऐसा ऐसा नहीं कि एक ही टाइम खाएंगे, 1 टाइम 2 टाइम, मतलब पूरा दिन उसके अंदर हो जाता था। और फिर जब इतने सारे लोग होते हैं दोस्तों, तो इतने सारे लोग घर में घूमेंगे, वॉशरूम यूज़ करेंगे, भोजन करेंगे, तो बर्तन होते हैं। तो कुछ ऐसा था कि सपोर्ट किसी का भी नहीं था। कभी अगर हमने कुछ बोल दिया कि भी हम आज नहीं कर पाएंगे,
तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को सपोर्ट ये मिलता था कि जो वो ताऊ जी थे वो आटा गूंद दिया करते थे घर के अंदर। तो कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि जितना भी समय हम घर में रहा करते थे उतना समय जो है हम काम धंधे के अंदर जैसे लिप्त रहा करते थे। काम धंधा यानी जो घर के जो हाउस होल्ड कोर्स हैं वो ख़त्म ही नहीं होते थे। मतलब घर की जो जिम्मेवारियां वो ख़त्म ही नहीं होती थी, एक के बाद दूसरी कोई ना कोई डिमांड किसी ना किसी की होती रहती थी। या तो हम किचन में होते थे, या हम सफाई कर रहे होते थे, या इसी प्रकार का हम सब कुछ कर रहे होते थे। अब ये बात दोस्तों हम इसलिए आपसे शेयर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें इस बात का दुख है। हम बार बार बोलते हैं, देखिए इन सब चीज़ों ने हमारे को टफ बहुत बनाया अपनी लाइफ के अंदर। कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार का खाना हो या ना हो, कम हो ज़्यादा हो, सबके अंदर हमें बहुत अच्छे से जीना सिखाया इन सभी परिस्थितियों ने, और हम सही मायने में बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। लेकिन ये जो वाक्य है, जो ये किस्सा है, आपसे हम इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि 12 साल का जो लड़का था, वो टीनेजर बच्चा था, उसकी मनोस्थिति पे कुछ इम्पैक्ट था इसका। वो बहुत प्रेशर में रहता था चीज़ों को लेकर के। वो बच्चा जो है उसने उस समय में अपनी किस्मत को कोसना भी शुरू कर दिया था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों परिस्थिति है, मेरी ही माँ क्यों नहीं है, या मुझे ही इतने सारे लोगों का काम करना पड़ता है, ऐसा मेरे साथ क्यों है। तो थोड़ा ये फ्रस्ट्रेशन आ गया था। अब होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि जब एक बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, जब ज़रूरत से ज़्यादा किसी के ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है, तो वो एस्केप रूट ढूंढने लग जाते हैं, है ना। अब अमूमन तौर पर बच्चे जो हैं, जो ऐसी परिस्थिति के अंदर होते हैं, आपने देखा होगा जो गरीब घरों के बच्चे होते हैं वो नशों की तरफ बढ़ जाते हैं, सस्ते नशों की तरफ बढ़ जाते हैं, इंजेक्शंस लेने लग जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कई बच्चों को कफ सिरप लेने लग जाते हैं। हमने तो देखी है परिस्थिति अपने आसपास के मोहल्ले में, कई बच्चों की कफ सिरप्स पीने लग जाते हैं, या फिर वो एक वो पंचर वाली ट्यूब आती थी उसको सूंघने लग जाते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे नशे करने लग जाते हैं जो कि सस्ते में अवेलेबल हैं, और उनको एस्केप चाहिए होता है क्योंकि उनको चाहिए कि यार ये जो मैं सब हो रहा है मेरे साथ, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, उनको दूसरी दुनिया का अनुभव करना है। और उस चीज़ को करने के लिए एस्केप रूट के उसके अंदर बच्चे क्या है, नशों की तरफ जाते हैं। अब हमारे साथ अच्छा ये था कि हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा नशा करते थे, उनकी हालत हमने देखी हुई थी, अपनी माता जी की दुर्गति उनको करते हुए देखा हुआ था। तो ये तो हमारी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी कि हमें नशे तो नहीं करना है, लेकिन हमने भी अपने जीवन के अंदर कुछ एस्केप रूट्स ढूंढ लिए थे, जिन एस्केप रूट्स ने कहीं ना कहीं हमारे को जो एक बिगाड़ा या गलत संगत में हमारे को डाला, और कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करी जिसकी वजह से शायद आज भी कई समस्याएं अपने जीवन के अंदर हम फेस कर रहे हैं। उस पास्ट ने आज तक भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। तो वो परिस्थितियां ऐसी थी दोस्तों कि घर के अंदर हम बहुत हरास होते थे, और प्रेशर की वजह से कुछ ऐसा हो गया था कि हम थोड़े झगड़ालू हो गए थे, और कई जगह पे हम झगड़े करने लग गए थे। अच्छा, ये जो झगड़ालू और झगड़े करने वाला जो चीज़ है, इसके अंदर हमारे स्कूल का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। हमारा स्कूल, जैसे कि हमने बताया कि 8वीं कक्षा के अंदर हमने सरकारी स्कूल के अंदर एडमिशन ले लिया था। अभी हमने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा था कि पूरा पूरा दिन बच्चे क्लास के अंदर खाली रहते हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए कोई नहीं है, बच्चे आपस में झगड़ते रहते हैं। और ये तो फिर भी छोटी मोटी बातें थी कि बच्चे शरारत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये सब कुछ है। लेकिन हमारे स्कूल का जो माहौल है वो गुंडागर्दी वाला माहौल बहुत ज़्यादा था दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप एक छोटी उम्र में होते हैं तो आप इस तरह से आपको ड्राइव किया जाता है, आप इस तरह के किस्से आपके सामने आते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि जिसकी जान पहचान बहुत ज़्यादा है या जिससे दूसरे लोग डरते हैं वो व्यक्ति दूसरों से महान होता है। उसके अंदर आप खुद को ऐसा हीरो देखते हैं लड़ाई झगड़ों के अंदर। और अगर हम बिल्कुल अगर लड़कों की भाषा के अंदर कहें, जो स्कूली बच्चे होते हैं, वो होता है कि हमारी बदमाशी होनी चाहिए। बदमाशी का एक जो है जोश होता है कि बदमाशी करनी है।
तो जीवन के अंदर जो लक्ष्य है सरकारी स्कूल में जाने के बाद, वो पढ़ने लिखने का तो लक्ष्य रहा ही नहीं। जीवन का जो लक्ष्य है वो बनने लग गया कि हमारे को बहुत बड़ा बदमाश बनना है, अपना नाम फैलाना है, लोग हमसे डरें, इस प्रकार का। दोस्तों, हमारे स्कूल के अंदर जब एडमिशन हुआ तो पहले ही वर्ष के अंदर हमने कई सारी ऐसी चीज़ें देख ली थी, जैसे स्कूल के अंदर रॉडों का चलना, मतलब कैसे प्रॉपरली रॉड्स और बेसबॉल बैट्स और हॉकी स्टिक से लड़ाइयाँ होते हुए देखना बड़े क्लास के लड़कों की। उसके साथ साथ ऐसे भी एक किस्सा हुआ था कि एक, जैसे हमारा स्कूल था, साथ में एक गांव था, उनके लड़कों का बहुत इन्फ्लुएंस था स्कूल के ऊपर, क्योंकि उनका गांव बिल्कुल साथ में था। और इसी प्रकार से बच्चे थे जो और जगहों से पढ़ने आते थे, जैसे हम थोड़े शहरी बच्चे थे। और एक और दूसरा गांव था जो कि लगभग 10 किलोमीटर दूर था, वहाँ से भी लड़के पढ़ने आते थे। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि हमारे स्कूल के पास वाले जो गांव के लड़के स्कूल में पढ़ते थे और वो दूर वाले जो गांव के लड़के स्कूल के अंदर पढ़ते थे, उनके पूरे गुट का झगड़ा हो गया आपस में। और जब वो गुट का झगड़ा हुआ तो जो दूर के गांव वाले लड़के थे उनकी ज़्यादा चली नहीं, क्योंकि ऐसा था कि इनका गांव पास में है, तो इनके और भाई और वो सब लोग स्कूल में आ गए और उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई। तो अचानक से जो दूर गांव वाले जो लड़के थे, इन्होंने स्कूल में आना ही बंद कर दिया, स्कूल छोड़ दिया। और कुछ ही दिनों के अंदर दोस्तों हमने अपने स्कूल के अंदर, मतलब बिल्कुल आमने सामने छुरियां चलते हुए देखी, चाकू चलते हुए देखे। वो लड़कों ने पूरा प्लान करके कुछ ऐसा बनाया। एक दिन आए वो बाहर, अपना पूरा ग्रुप लेकर के आए स्कूल के बाहर, वो भी हमारे स्कूल के बच्चे थे। और जो इस गांव के लड़के थे, उनके जो भी लीडर्स थे, तो हमने देखा उनके छुरियां चलते हुए, चाकू चलते हुए, तो कई सारे चाकुओं से गोद दिया किसी एक लीडर को, और ऐसा एक हुआ। हालांकि मृत्यु तो किसी की नहीं हुई, लेकिन ये सब कुछ हमने अपने सामने देखा। और ऐसा करके वो लोग भाग गए। इतने में इन लोगों का सपोर्ट आता, वो लोग प्लान करके आए थे, उन्होंने मारा, चोट पहुंचाई, भाग गए। तो 11वीं 12वीं कक्षा के छात्रों को हमने ये सब कुछ करते हुए देखा। फिर हमने स्कूल के अंदर पुलिस को आते हुए भी देखा। हमने स्कूल के अंदर जो पुलिस आई उसको बेबस होते हुए भी देखा। जैसे कुछ ऐसा हुआ कि जान पहचान इधर भी है उधर भी है, कुछ करके मामला दबा दिया गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो धीरे धीरे जो स्कूल का माहौल था उसने इस बात को 12 साल के बच्चे के जहन के अंदर बसाना शुरू कर दिया कि जो झगड़े वगड़े होते हैं ये हो जाते हैं, झगड़ा हो तो बस मार दो, बाद में कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही जाता है। अब झगड़े करने के लिए और अपना नाम कमाने के लिए आपको बैक चाहिए, उसको बनाने का स्ट्रगल। तो कहने का भाव ये है, अगर हमारे घर का माहौल ऐसा ना होता, जो माहौल हमारे घर का था, कोई गाइड करने वाला नहीं, तो न तो अगर हमारे पिताजी थोड़े भी ठीक होते तो न तो हमें सरकारी स्कूल में जाना पड़ता, और न ही हमारा ध्यान पढ़ाई से हट करके, मतलब जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए एक स्टूडेंट का, उससे हट करके गुंडागर्दी की तरफ जाता। हालांकि दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर परमात्मा की बहुत बहुत अनुकंपा रही है, बहुत बहुत कृपा रही है हमारे ऊपर, कि हम गुंडे बदमाश एक्चुअली में बने नहीं, लेकिन एक मेंटालिटी होती है कि हाँ नहीं, इस चीज़ में कोई बात है। आप खुद को उस स्वरूप में देखना चाहते हो जिसमें लोग आपसे डरते हैं, और उस चीज़ को चेज़ करने के चक्कर में दोस्तों जीवन के अंदर, आगे भी हम शेयर करेंगे जीवन कहानियों में, ऐसे ऐसे झगड़े हुए, ऐसी ऐसी चीज़ों के अंदर हम पड़ गए जिन्होंने पुलिस थानों के और जेल के और इस तरह के सभी ये जो सारे रास्ते हैं हमारे को दिखा दिए, सभी तरह की यात्राएं हमारे को करा दी। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि जो हथियार होता है, हथियार रखने का शौक़ ऐसा होता है कि एक बार हथियार आपके हाथ में आ जाए ना, हथियार कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप उसको अपने हाथ में रखने लग जाओ ना, तो वो कभी ना कभी चल ज़रूर जाता है, और धीरे धीरे जो हथियार होता है ना वो बड़ा होता जाता है। तो कुछ इसी प्रकार की मेंटालिटी के अंदर हम फंस गए। कहाँ 7वीं कक्षा तक हम जो जिस स्कूल में हम पढ़ा करते थे उसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया करते थे, 90s के अंदर हमारा स्कोर होता था। हालांकि छोटी कक्षा थी, काफ़ी बच्चों का होता है, लेकिन यहाँ पे आते ही जैसे एकदम से जो जीवन है वो पलट सा गया, पढ़ाई से हमारा दिमाग बिल्कुल हट गया। और दोस्तों, घर के अंदर काम इतना ज़्यादा करना होता था
कि अगर हम स्कूल की छुट्टी भी ले लेते थे तो घर में पिताजी को कोई एतराज़ नहीं होता था, क्योंकि उनकी बला से हम स्कूल जाएं ना जाएं उनको ऐसा कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता था। तो हमारे को आज भी याद है कि स्कूल की एक पॉलिसी हुआ करती थी कि अगर कोई भी बच्चा 5 दिन तक लगातार स्कूल ना आए तो उसका नाम कट जाया करता था। तो 8वीं कक्षा में हम क्या किया करते थे कि 4 दिन छुट्टी मारते थे, उसके बाद 1 या 2 दिन स्कूल जाते थे, उसके बाद फिर हमें पता होता था कि 3-4 दिन छुट्टी मारनी है। और ऐसा ही करने में एक बार कुछ ऐसा हुआ कि हम 4 दिन छुट्टी मारी, एक दिन स्कूल गए। जिस दिन स्कूल गए उस दिन क्लास टीचर ने जानबूझ करके हमारी अटेंडेंस नहीं लगाई, और उसके बाद और 4 दिन जो है हमने छुट्टी मारी। उसके बाद जब हम स्कूल गए तो हमें पता लगा कि हमारा तो स्कूल से नाम ही कट चुका है। तो अजीब सी परिस्थिति हो गई। फिर जैसे तैसे करके जो भी जान पहचान का इस्तेमाल करके, थोड़ा हमारे दादाजी के रसूख का इस्तेमाल करके, रिक्वेस्ट करके प्रिंसिपल साहब से हमारे जो नाम है उसको दोबारा स्कूल में लिखवाया गया। वरना हमारी जो कहानी है इस सारे बैड इन्फ्लुएंस की, इसने हमारी एजुकेशन को 8वीं कक्षा में ही ख़त्म कर दिया था। पर खैर, कुछ पुण्य कर्म थे, जो शायद दुआएं थी साथ में चल रही थी, कि हमारे को दोबारा से स्कूल में रीइंस्टेट कर लिया गया था। अब दोस्तों स्कूल के ऊपर वापस बाद में आएंगे, वापस जाते तो कहने का भाव ये है कि स्कूल में जो माहौल था वो गुंडागर्दी का माहौल था। घर के अंदर जो माहौल था वो पूरी तरह से प्रेशर, डिप्रेशन और ओवर एक लेबर की तरह काम कराने वाला माहौल था। और इन दोनों के बीच में हम फिस रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल था लाइफ के अंदर। और एज एन एस्केप रूट 8वीं कक्षा के अंदर हमने 2 चीज़ों को चुन लिया। सबसे पहले तो हमने चुना वीडियो गेम पार्लर्स को। जो कोई भी 90s किड्स या 80s किड्स हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को याद होगा कि पहले वीडियो गेम की दुकानें होती थी जहाँ पर बच्चे पैसे लेकर के जाया करते थे और सिक्के मिला करते थे। तो वो कट वाले सिक्के होते थे, वो गेम के अंदर जाते थे। तो हमारे को याद है कि जिस गेम की दुकान पे हम गेम खेला करते थे वहाँ पे 2 रुपए के 5 सिक्के मिलते थे। एक सिक्के से एक लाइफ आपको मिलती है। तो हमारे जीवन का एक जो एस्केप रूट दोस्तों हमने बना लिया था वो ये वीडियो गेम पार्लर था। हमारा भाई 7-8 साल का था, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाया करता था या घर में भी रहता था। तो हम कुछ ऐसा करते थे कि जो दादाजी से हमें पैसे मिलते थे रोज़, कभी 20 रुपये, कभी 25 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 30 रुपये, जो भी मिला करते थे, वो सारे पैसे को हम वीडियो गेम्स के ऊपर उड़ाने लग गए। और हम प्रयास ये करते थे कि अगर निकल गए हम 4 बजे 5 बजे हम निकल गए तो 2-3 घंटा जो है हम वीडियो गेम के पार्लर पे ही रहा करते थे। अब दोस्तों कुछ ऐसा है कि जब आप वीडियो गेम के पार्लर पे जाते हैं, या अब तो खैर वीडियो गेम पार्लर्स होते ही नहीं है, हमारे समय में कुछ ऐसा होता था कि वीडियो गेम पार्लर सिर्फ वीडियो गेम नहीं होती थी, वो गढ़ होता था हर तरह की बुरी हरकतें करने का। जो वहाँ पे और साथ में लड़के खेलने के लिए आते थे, कितने ही बच्चे ऐसे होते थे जो कि पूरा समय ऑल टाइम जो है वो गुटखा चबाते रहते थे। कितने बच्चे होते थे जो कि वहाँ पर हमसे थोड़ी बड़ी उम्र के हाथ में सिगरेट लेकर के, एक हाथ में सिगरेट होती थी और एक हाथ में जो गेम है उसका हैंडल होता था, वो कंट्रोल्स होते थे, सिगरेट पीते रहते थे और गेम खेलते रहते थे। दोस्तों इसी समय में जो ये वीडियो गेम पार्लर्स हम विज़िट किया करते थे, एक भाई से हमारी बहुत ही घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। और ये जो मित्रता इनसे होती है उसका कारण होता है एक वीडियो गेम जिसके वो महारथी थे। और दोस्तों उस वीडियो गेम का नाम था टेकन 3। अब जितने भी 90s किड्स हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे, स्पेशली भाई लोग जो थे, पुरुष जो हैं, वे लोग टेकन 3 के बारे में ज़रूर जानते होंगे। दोस्तों टेकन 3 एक ऐसी पॉपुलर आर्केड गेम थी, एक वर्सेस मोड में चलती थी, जिसके अंदर 2 लोग गेम खेला करते थे। 20 से 25 अलग अलग कैरेक्टर्स होते थे, जिनमें से आप एक कैरेक्टर चूज़ करते थे और आप जो सामने वाले जो व्यक्ति है, आप जो 2 लोग जो खेलते थे, दूसरा व्यक्ति भी एक कैरेक्टर चूज़ करेगा और आप दोनों को आपस में बैटल करना होता था। 3 राउंड्स का गेम होता था। जो भी 2 राउंड्स जीत जाता था, दूसरे वाले को हरा देता था, वो विजेता हो जाता था उस गेम के अंदर। तो दोस्तों इसी गेम का एक भाई थे जो कि उनका बहुत नाम था इस गेम के अंदर, गगन नाम था उनका।
और लेकिन बात क्या थी, उनको कुछ बुरी आदतें थी। जैसे एक बुरी आदत थी कि जितनी देर वो वीडियो गेम पार्लर के अंदर बैठे रहेंगे उतनी देर उनके मुंह के अंदर जो है वो जो टोबैको होता है, जो गुटखा होता है, वो चलता रहता था। पूरा टाइम वो गुटखा खाते थे, मुंह में गुटखा और हाथ में सिगरेट ऑल टाइम रहता था उनका। तो उनको ये आदत बहुत बुरी थी। लेकिन उनका जैसे कि हमारे पूरे मोहल्ले में, हमारे पूरे एरिया के अंदर, हम तो कहेंगे कि जहाँ के हम रहने वाले थे उसके आसपास के एरियाज़ के अंदर भी उन भाई का बहुत ज़्यादा नाम था। लोग बहुत वो जानते थे उनको टेकन के चैम्प के रूप में कि गगन है, प्लेयर है। और ऐसा भी होता था कि वो उस भाई का इस वीडियो गेम को लेकर के उसका इतना इन्फ्लुएंस था आसपास के एरिया के अंदर कि उसको बुलाया करते थे कई वीडियो गेम पार्लर वाले भी कि गगन भाई तुम आओ वहाँ पे गेम खेलने के लिए। और मतलब जैसे जुए के रूप में वो बहुत सारे मैच भी लगाया करते थे, टूर्नामेंट भी होते थे वहाँ पे कि गगन वो मतलब शर्त लगाता था बहुत ज़्यादा, शर्त लगाने की उसको आदत थी, तो कर करके वो करते थे। अब हमारे साथ हो कुछ ऐसा रहा था कि घर से तो हम जुए के माहौल और ये नशे और इनके माहौल से भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भाग करके हम जहाँ पहुँच रहे थे वहाँ पे लोगों को भी यही सब आदतें थी। अब हम जब गिरे हुए ऐसे लोगों के साथ हैं तो वाकफियत भी उन्हीं से बनेगी, उसी माहौल के अंदर बड़े होंगे। तो बहरहाल तो गगन के साथ हमारी जो मित्रता है वो बहुत घनिष्ठ हो जाती है। और वह इसलिए हो जाती है कि हमारा रूटीन था कि अगर हम गेम खेलने के लिए गए हैं और गगन वहाँ पे आया हुआ है तो हम उसके साथ बैठ जाते थे और रोज़ के कम से कम 20 से 25 सिक्के हम उससे हारते थे। दोस्तों वो ऐसा प्लेयर था टेकन 3 का, जैसे अगर 20-25 कैरेक्टर्स है टेकन के अंदर, उसको हर एक कैरेक्टर से खेलना आता था और हर एक कैरेक्टर के हर तरह के मूव्स उसको यूज़ करने आते थे। कौन सी सिचुएशन में कैसे लड़ना है, क्या करना है, कैसे अनब्लॉकेबल बनाना है चीज़ों को, तो बहुत बड़ा महारथी था वो। अब दोस्तों हमारे को पता था कि अगर हमें भी इसकी तरह महारथी बनना है, क्योंकि इस चीज़ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था हमारी उम्र के लड़कों के अंदर, जैसे उसकी जय जयकार होती थी, उसका बहुत नाम था। तो दोस्तों हम भी उस समय में दो चीज़ों के अंदर नाम कमाना चाहते थे। एक तो दोस्तों उस समय हम नाम कमाना चाहते थे गुंडागर्दी के अंदर, और दूसरा हम नाम कमाना चाहते थे टेकन 3 के अंदर। यही दो सपने थे तब हमारे। हम चाहते थे कि हर कोई हमें ऐसा देखे कि हाँ इसमें कोई बात है, और ये मतलब जिसको आप कहते हैं कि शेयर देहाभिमान, और जो कि ठीक चीज़ नहीं है और वो दूसरे रास्ते पे ले जाती है, आपको जीवन खराब कर देती है। लेकिन तब तो हमारा यही गोल हो गया था दोस्तों 8वीं कक्षा के अंदर, एक करना गुंडागर्दी और दूसरा टेकन 3 के अंदर चैंपियन बनना। ये दो हमारे सपने बन गए थे। दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि हम रोज़ जो है गगन के साथ गेम खेलते रहते हैं, और ये सिलसिला जो है वीडियो गेम खेलने का, रोज़ हारने का, और धीरे धीरे वो बेहतर होता गया। हर सिक्का हम हारते नहीं थे, कुछ कुछ हम हराने भी लग गए थे। धीरे धीरे दोस्तों कुछ ऐसा होने लगा कि हम उनके ना एट पार आने लग गए, यानी कि जैसा गेम वो खेलते थे लगभग वैसी गेम हम भी खेलने लग गए। उन्हीं की तरह बहुत सारे कैरेक्टर से हमारे को भी खेलना आ गया, और लगभग 6 महीने के अंदर जितना नाम गगन का था अपने यहाँ पर, जैसे वो जाना जाता था, उसी प्रकार से वीडियो गेम्स के अंदर, स्पेशली टेकन 3 के अंदर, हमारे एरिया के अंदर हमारा भी नाम होने लग गया। हम किसी भी वीडियो गेम की दुकान में घुसते और दूसरे बच्चे अगर हमारे को देखते तो थोड़े वो हो जाते कि अब आएगा तो अब सारे सिक्के हारने पड़ेंगे। ऐसा हमारा नाम होने लग गया था। तो दोस्तों दो में से एक सपना तो हमारे को पूरा होता हुआ नज़र आ रहा था कि भाई वीडियो गेम में तो हम कुछ बन जाएंगे। हालांकि आज की डेट में अगर आप देखें, आज की डेट में इसका बहुत स्कोप है। अब टेकन 3 का नहीं, टेकन 7 का ज़माना है। लोग प्ले स्टेशन पर खेलते हैं, इनके बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भी होते हैं। टूर्नामेंट्स में जो भाग लेते हैं, जो जीतते हैं, वो लोग करोड़ों के प्राइज़ भी जीतते हैं, और भी कई सारी गेम्स के जो टूर्नामेंट्स हैं वो होते रहते हैं। तो अब ज़माना बदल गया है, उस समय यह ज़माना नहीं था। लेकिन फिर भी इसी प्रकार का एक सपना जो हम देखा करते थे कि हम भी कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स होंगे, उसके अंदर हम नाम कमाएंगे और हम इस चीज़ के लिए जाने जाएंगे। और दोस्तों जो दूसरी चीज़ थी जिसमें हम नाम कमाना चाहते थे गुंडागर्दी के अंदर, उसका जो हमारा सपना था, उसका जो हमारा इमोशन था, कुछ ऐसा हुआ हमारे जीवन के अंदर कि 6 महीने बाद वो जो इमोशन है वो जीवन से जैसे गायब सा हो गया।
जैसे हमारे को लगा कि बेकार है, ये इस तरफ बढ़ना ठीक नहीं है। और दोस्तों, हमारे मन में इस इमोशन के आने का जो कारण था वो भी एक गगन भाई था। हुआ कुछ ऐसा कि रोज़ का हम दोनों का एक निर्धारित समय था। उस तय समय पे हम दोनों गेम के पार्लर में मिला करते थे, खेलते थे। और भी अलग अलग समय पे आते थे, पर हमें पता था कि इस समय पे हम दोनों आते हैं और जाकर के हम साथ में वीडियो गेम खेला करते थे। तो हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि अचानक से गगन ने जो गेम का पार्लर है उस पर आना बंद कर दिया। अब ऐसा 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो सब लोग ये बात करने लग गए कि गगन अचानक से गायब कहाँ हो गया है। और फिर कुछ ही दिनों के अंदर हमारे पास एक खबर आती है, और वो खबर आती है कि जो गगन था, जो प्लेयर था, उसकी हत्या कर दी गई है। अब दोस्तों, उस समय हम 12 वर्ष की आयु के थे, वो हमसे 5-6 साल बड़ा था, तो 17-18 वर्ष की आयु का लड़का रहा होगा। था कुछ ऐसा कि क्योंकि वो और भी कई सारी तरह की गलत आदतों के अंदर पड़ा हुआ था, और उसका थोड़ा गुंडागर्दी में और इन सब चीज़ों में भी काफ़ी नाम था, और इस तरह का उसके ग्रुप्स भी थे, कई सारे ग्रुप्स थे जिनके साथ वो जाता था। तो ऐसा एक किस्सा सामने आया कि किसी नहर पे वो अपने दोस्तों के साथ ही घूमने के लिए गया था, नहाने के लिए गया था। वो जो दोस्त उसके साथ गए थे, 2 लड़के उसके साथ गए थे, उनके मन में खार थी इसको लेकर के। और दोस्तों, वो खार पता है किस चीज़ की थी? उनके मन में खार थी वीडियो गेम को लेकर के। उन लोगों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि इसका इतना ज़्यादा नाम है, और जब वो उसके साथ गेम खेला करते थे तो उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती थी अंदर से, क्योंकि वो उसको हरा नहीं पाते थे। अब ऐसे तो सारी दुनिया उसको नहीं हरा पाती थी, लेकिन ये दोनों लोग कुछ ज़्यादा क्रिमिनल मेंटालिटी के थे। तो ऐसा काफ़ी समय तक वो अंदर ही अंदर जैसे एक कुछ उनके दुश्मनी का भाव उनके मन में उत्पन्न हो गया। तो इन्होंने पहले तो गगन से जो है दोस्ती करी, उससे मित्रता करी, और फिर उसको बहाने से लेकर के गए। उसको कहा कि एक नहर है, वहाँ पर नहाएंगे, खुले में नहाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। सोचिए दोस्तों, वीडियो गेम की वजह से, क्योंकि वीडियो गेम में नहीं जीत पा रहे थे, वो लोग उसको नहर पे लेकर के जाते हैं। तीनों लोग नहर में डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं। अब होता कुछ ऐसा है, जब नहर में वो लोग नहा रहे होते हैं तो ऐसा बाद में किस्सा सामने आया था कि उनमें से एक लड़के ने गगन का पीछे से गर्दन पकड़ ली और उसको पानी के अंदर जो है उसको दबा दिया, और दूसरे लड़के के हाथ में ईंट थी, कोई बड़ा पत्थर था। उस बड़े पत्थर से उसने 15 से 20 जो है वार गगन के सर पे किए, जिसकी वजह से इतने वार, और फिर दम भी घुट गया क्योंकि पानी के अंदर था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, जब ये खबर हमने सुनी थी, जब ये बात हमें पता लगी, तो हम जैसे पूरी तरह से सत्ते में आ गए थे। एक ऐसा मित्र जिसके साथ हम रोज़ 2-3 घंटे बिताया करते थे, जिससे पता नहीं वो कुछ काम का था वीडियो गेम या काम का नहीं था, लेकिन हमें तो यही था कि हमने बहुत कुछ उससे सीखा था। जो हमारा नाम था वो सब उसकी वजह से था, उसी से ही सब कुछ सीखा था। और आज वो एकदम से चला गया, तो हमें बहुत ज़्यादा धक्का लगा था। और हमें जैसे अंदर से एक रियलाइजेशन सा आया था कि इस तरह के ग्रुप्स में उठना बैठना और इस तरह की जान पहचान बनाना, ये हमें कहीं नहीं लेकर के जाएगा। हमें भी कहीं ना कहीं ऐसी हम भी खुद को कहीं ना कहीं ऐसे पड़ा हुआ देखेंगे। तो इससे बढ़िया अच्छा है कि समय से हम इस रास्ते से अपने आप को पीछे खींच लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों, क्योंकि किसी की मृत्यु हो गई थी, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि किसी बेचारे ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन कहीं ना कहीं वाकई में हमारे को ऐसा लगता है कि कुछ जीवन की शिक्षाएं जैसे देने के लिए जो गगन भाई है हमारे जीवन के अंदर आया था। तो बात कुछ ऐसी कि हमारा जो मोहल्ला था उसका माहौल तो ऐसा रहा कि इस चीज़ से, लड़ाई झगड़ों से हम पूरी तरह से पीछे तो हट ही नहीं सकते थे, क्योंकि माहौल ही ऐसा था। कुछ ऐसा माहौल हो गया था वहाँ पे कि सर्वाइवल के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ता था, वरना हमें उस समय तो ऐसे ही लगता था, वरना जो बाकी के आसपास के जो दूसरे लोग हैं वो आपको खा जाएंगे, आपको कमज़ोर समझने लग जाएंगे। तो इस वजह से हम जो है इस चीज़ में लिप्त रहते थे। पर अंदर ही अंदर से जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो हमें जैसे एकदम से रियलाइज़ हुआ था कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं,
इससे पीछे हट जाना ही ठीक है। तो हमें वो शिक्षा दे करके चले गए भाई। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जब ये गगन भाई की मृत्यु हो जाती है तो हम जैसे सत्ते में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा जैसे एक, अब मृत्यु उनकी हुई है, वो हमारे कोई घर का सदस्य तो नहीं थे, वीडियो गेम के पार्लर पे मिला करते थे, लेकिन फिर भी जैसे एक रिश्ता सा बन गया था। तो जैसे हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उनसे, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं उनके बारे में कि ऐसे क्या हो गया, इतना हंसने खेलने वाला इंसान था, ऐसा भी नहीं कि वो अकड़ता था या किसी को कुछ बुरा बोलता था, क्योंकि इस तरह से हमने कभी उसको देखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा हो गया। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर जैसे एक असर सा आ गया। घर के अंदर वही परिस्थितियाँ थी, स्कूल के अंदर वही परिस्थितियाँ थी, हर जगह से वही सारी सिचुएशंस वैसी की वैसी ही थी। तो इन सभी प्रेशर्स के अंदर हमें आज ऐसा लगता है, जब हम खुद को इवैल्यूएट करते हैं, तब तो शायद हमें नहीं समझ में आया था, हम एक दूसरा इमोशनल एस्केप ढूंढ रहे थे अपने लिए, क्योंकि हमारे को कहीं ना कहीं उसका सहारा था, वो साथ बैठता था, इतने घंटे हम लोग बात करते थे, एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ मजाक करते रहते थे, तो वो एक हमारे जीवन का जैसे सहारा सा बन गया था वो भाई। अब हमारे जीवन के अंदर कोई भी स्थूल सहारा बचा नहीं था, घर के अंदर वैसी परिस्थिति, सारी परिस्थितियां वैसी, तो हमें कोई ना कोई सहारा चाहिए था। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों हमारे को ऐसा लगता है कि हमें ऐसा तब लगने लग गया था कि कोई ऐसी थी जो कि पहले कभी हमारे साथ पढ़ा करती थी, जब हम तीसरी चौथी पाँचवीं कक्षा में थे, मित्र थी हमारी। तो हमें ऐसा अंदर से लगने लगा कि जैसे हमें फीलिंग्स हैं उनके लिए, और वो जो फीलिंग्स हैं हमारी, वो फीलिंग्स वो वाली होती हैं, जैसे बच्चों को गलतफहमी हो जाती है कभी कभी कि हम आज तो जैसे हमारा जो जो व्यक्तित्व है, जो अस्तित्व है, जिस तरह का जीवन हम जीते हैं, तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। तो सब पवित्रता को बहुत पालन करते हैं अपने जीवन के अंदर, लेकिन ये बहुत पुरानी कहानी है, तो शेयर कर रहे हैं आप लोगों से। आप कृपया, आपसे बस हमारी निवेदन यही है कि आप जज ना करना बिल्कुल भी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका भी कभी ऐसा कुछ था, क्योंकि दोस्तों हमारी ये जो जीवन कहानी है, इसको शेयर करने का कारण ही यही है, रीज़न यही है कि जीवन में सबके साथ ना कुछ हुआ होता है, कुछ ना कुछ वो ऐसा करके आए होते हैं जिसकी वजह से वो शर्मिंदा होते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि वो डिज़र्व नहीं करते ऊपर उठना। लेकिन ऐसा नहीं होता, गलतियां सब लोगों से होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियां हमारी बुद्धि को भ्रष्ट भी कर देती हैं। हालांकि कर्म फिर भी हम ही कर रहे हैं, वो फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आती है, लेकिन ये सब जो है पार्ट ऑफ लाइफ है, आता है। जो मनुष्य है वो धीरे धीरे सीखता है, धीरे धीरे पहुंचता है उस स्तर पे, जब वो ठोकर खाता है, जब परिस्थितियां देखता है, उसको देख करके फिर वो इम्प्रूव करता है अपनी लाइफ के अंदर। तो आपके जीवन के अंदर भी कितनी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो गई हो, आप विश्व का कल्याण कर सकते हैं, आप पवित्रता को धारण कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने कहा दोस्तों कि अपने अंदर हम कुछ फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं उनकी, और ऐसा हम सोचते हैं कि हम प्यार में पड़ गए हैं। और क्या है कि जब ऐसा कुछ होता है तो आप क्या सपने सजाने लग जाते हैं, अपने मन में ही कुछ सपने सजाने लग जाते हैं, और ऐसे सोचते हैं कि जैसा हम हैं वैसे भी वो भी हमारे को देखेंगी। तो कहीं ना कहीं अंदर बात ये थी कि शी विल बी माई इमोशनल सपोर्ट, कि वो आएगी मेरे साथ, और मतलब मुझे, तो हम क्या खुद को झूठ बोल रहे थे। हर इंसान खुद को झूठ बोलता है, स्पेशली जब वो वन साइडेड उसमें होते हैं ना, प्रेम में होते हैं, तो वो खुद को बहुत झूठ बोलते हैं। तो हमारी जो मनोस्थिति थी वो बिल्कुल ऐसी थी कि हम जैसे अंदर ही अंदर खुद एक कुछ है, मूवीज़ जो फिल्में हम देखते हैं उनका भी बड़ा असर होता है ना। तो जैसे क्या है कि एक जोन होता है आपका, जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो, आप चाहते हो कि आप देवदास बनो, है ना, खुद को देवदास बनना पसंद होता है। और इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा सैड गाने नहीं सुनने चाहिए किसी को, या ज़्यादा ऐसे इमोशंस क्रिएट नहीं करने चाहिए। उस समय भी हम चूज़ कर सकते थे कि क्या इमोशन हमारे को अपने अंदर क्रिएट करने हैं।
अपने आप को शायद हम पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते थे या किसी और अच्छी चीज़ के लिए मोटिवेट कर सकते थे, लेकिन हमने वहाँ कहानी घुमा दी कि हमें तो प्रेम है। और तो कभी इसके बारे में भी और कभी और बहुत विस्तार में हम कभी बताएंगे कि क्या हुआ कैसे हुआ। बात यह है कि जब हम इस चीज़ में पढ़े तो हमारा अनुभव इसके साथ भी बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। और वो कुछ ऐसा था कि वे जो कन्या थी वो हमारी बहुत ही अच्छी मित्र थी, अभी भी हमारी मित्र थी। कुछ ऐसा था कि पहले हम इसी इलाके में रहा करते थे, जब हमारी दादी जी थे तो वो हमारे साथ पढ़ा करती थी, और वो रहती भी उसी गली में थी जिसमें हमारे दादाजी का घर था। तो उनसे हमारी बहुत अच्छी मित्रता थी। तो 2 साल कहीं और रहने के बाद जब हम वापस आए और कभी कभी जैसे गली के अंदर मिल गए, कभी साथ में बैडमिंटन खेले, सब हमने थोड़ा बहुत बात करना स्टार्ट किया, तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था, बहुत अच्छा रिस्पांस वो देती थी, बिकॉज उनके लिए हम उनके क्लासमेट थे, पुराने क्लासमेट थे। तो वो उसी प्रकार से हमारे को ट्रीट करती थी और अंदर से हम अपनी ही कहानियाँ चल रही थी कि हमें बहुत पसंद है। अभी तो इतना पुराना, अब पुरानी बात हो गई है, अभी तो हम बता रहे हैं आपको, लेकिन शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो इमोशन नहीं आ पा रहा है, और शायद वो इमोशन आएगा भी नहीं क्योंकि उससे बहुत ऊपर हम उठ चुके हैं। लेकिन काइंड ऑफ वन साइडेड लव में हमने खुद को डाल लिया। अब 2 महीना 3 महीना ये चलता रहा, अंदर ही अंदर चलता रहा। तो गगन तो अब था नहीं, तो कुछ ना कुछ बहाना करके हम शाम के समय अपने चाचा की गली में चले जाया करते थे। मतलब दादाजी वाली एक ही बात है, चाचा हो या दादा हो, एक ही गली में रहते थे वो, उनकी गली में चले जाया करते थे। हम बहाना ढूंढते थे कि बस वो हमारे को मिल जाए और हम उससे थोड़ी बहुत बातें कर लें या कभी बैडमिंटन खेल लें साथ में, और थोड़ा बहुत वो हो। और तो ये हम ढूंढते रहते थे। अब बात क्या है, अंदर ही अंदर हमने इस इमोशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था कि हम उनको बता देंगे, हम उनको बता देंगे, हम उनको बता देंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि एक दिन हम एक गलती कर देते हैं, और वो गलती हम ये कर देते हैं कि हमारे जो क्लासरूम होता है उसके अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं और हम सब एक दूसरे के साथ कुछ कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं। उसमें क्लासमेट्स, मतलब कोएड स्कूल था तो कुछ बहनें भी थी क्लास की और भाई भी थे। तो ऐसे हम होते हैं और बातों बातों के अंदर क्या है कि हम ऐसे मगरमच्छ की तरह अपना मुंह खोल करके हम उनका नाम ले देते हैं सबके सामने और बता देते हैं कि ऐसे ऐसे हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और मतलब हमारा थोड़ी मंशा ये है कि हम ऐसी बातें भी करते थे तभी, जबकि अपने जीवन का कुछ नहीं पता था कि हम जाकर आगे जा कर के विवाह करेंगे और ये और वो। तो ये सारी बातें हम कर देते हैं कि हम बहुत सीरियस हैं, हम बहुत सीरियस हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि जैसे हम अपना मुंह फाड़ लेते हैं वहाँ पे और अपने मित्रों को और उनको बता देते हैं। हालांकि इस समय पे वो एक दूसरे स्कूल में पढ़ा करती थी, हमारे क्लास में नहीं पढ़ती थी वो, पुरानी मित्र थी। लेकिन तो कुछ ऐसा होता है कि हमारे क्लास की जो दूसरी हमारी फ्रेंड्स होती हैं, बहनें जो होती हैं, वो हम लोगों की कॉमन फ्रेंड होती हैं। मतलब वो उनके साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाया करती हैं, साथ में पढ़ा करती हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि जो ये हमारी जो स्कूल की जो फ्रेंड्स होती हैं वो जा कर के अपना मगरमच्छ की तरह मुंह उनके सामने खोल देती हैं और उनको बता देती हैं कि हितेश इस प्रकार से तुम्हारे बारे में बोल रहा था, वो तो तुम्हें लेकर के बहुत सीरियस है और वो ये सब कुछ है। और जब उनको, जो वो बहन थी, जब उनको ये बात पता लगती है कि ऐसा ऐसा मेरे बारे में कहा गया है या कहीं पर मेरे बारे में ऐसी बात हुई है, तो उनका कुछ ऐसा नेचर था कि वो उस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हो जाती हैं, डिप्रेस हो जाती हैं। और जो हमें पता चलता है कि उनको बुखार हो जाता है, 2 दिन तक वो बुखार में रहती हैं कि मेरे बारे में किसी ने ऐसा कुछ बोला। बड़ी अचंभे की बात होती है कि आजकल तो ज़माना बहुत बदल गया है, तब शायद ऐसा नहीं था, तब भी उतना एडवांस ज़माना नहीं था। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी तब। अगर ऐसा कुछ था भी तो हमें किसी भी और व्यक्ति से कभी भी नहीं कहना चाहिए था, ये शायद उनसे भी नहीं कहना चाहिए था, मतलब इस तरफ नहीं बढ़ना चाहिए था। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई ऑपोजिट जेंडर है तो उनसे एक ही, अगर आपको गहराई भी महसूस हो रही है किसी से, तो एक ही प्रकार का उनसे रिश्ता हो सकता है कि प्रेम संबंधी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अच्छे मित्र हो बस,
और जो कि अपने जो उनका रोल था, पहले वो हमारी बहुत अच्छी मित्र थी भी, लेकिन अपनी इस बेवकूफ़ी की वजह से, बेवकूफ़ी कह लो या नियति कह लो, क्योंकि नियति ने जैसे ठान रखा था कि दुख तो देना ही था, तो एक दूसरा दोस्त मिला हुआ था, तो उसने जैसे क्या है कि मायावी शक्तियों ने शायद हमारी बुद्धि फैरा दी, हमसे बात बोल दी गई, बात उन तक पहुंच गई, और जो हमारी मित्रता थी उनके साथ वो मित्रता हमारी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि वो तभी बोल देती हैं उनको कि मेरे साथ जब जब मतलब हमारे क्लासमेट्स उनको ये बात बताते हैं कोचिंग में, तो बता देते हैं कि मेरे साथ ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं, मैं ऐसी लड़की भी नहीं हूँ, इन सब चीज़ों में नहीं हूँ। और फिर वो बीमार हो जाती हैं कई दिनों के लिए, तो हमें पता लग जाता है कि भैया अपना पत्ता साफ़ हो गया है। लेकिन तब तक क्या होता है कि हम अपने आप को देवदास वाले जोन के अंदर डाल चुके थे पहले से, और अकारण ही हम सोचने लगे थे कि बहुत ज़्यादा जैसे हम प्रेम में हैं और हम कुछ भी कर जाएंगे और अपना प्रेम साबित कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अपनी नसें काट लेंगे, जो कि मतलब आप देख रहे हैं कि किस तरफ लेकर के जाती है। और आज के समय में भी जो बच्चे गलत स्टेप उठा लेते हैं, कैसी ऊल जलूल बातों के चलते बच्चों के मन में कैसे कैसे विचार आ जाते हैं। इसीलिए अपनी वीडियो के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिन बच्चों के सर पे माता पिता का साया है, उन माता पिता को ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने बच्चों से वो बात करें, एक ऐसा माहौल अपने बच्चों को दें कि बच्चे खुल करके आपसे हर बात शेयर कर सकें, थर थर काँपे नहीं, उसकी वो माहौल मत दीजिए अपने बच्चों को। हमारे जीवन में कोई ऐसा था ही नहीं। अगर हमारी माता जी के जाने के बाद अगर हमारे पिताजी हमारे को वो प्रेम दे देते, माता का नहीं देते थे, केवल पिता का ही प्रेम दे देते, तो भी शायद हम इन उल जलूल चीज़ों के अंदर नहीं पड़ते, फालतू चीज़ों के अंदर नहीं पड़ते। लेकिन क्या करें, बहुत छोटे थे, इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, तो हम ऐसा कर देते हैं, वो बीमार हो जाती हैं, और उसके बाद की बहुत लंबी कहानी चलती है। और कहीं ना कहीं हमने अगले 4-5 सालों तक उनको चेज़ किया था, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। और आई थिंक 4 सालों के अंदर हम बार बार ऐसा प्रयास करते थे कि, क्योंकि हमेशा से हमारे साथ ऐसा ही रहा है, हम अपनी मर्ज़ी से स्कूल गए हैं, और हमेशा से हमारी अटेंडेंस बहुत कम रही है। 8वीं कक्षा के बाद शायद 40% से ज़्यादा हमने अटेंडेंस नहीं दी होगी। तो होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि हम अभी आगे की कहानी तो बाद में बताएंगे कि हमने कितने पीछे किए और कितना पीछा किया और क्या क्या किया और कैसे अपनी भावना व्यक्त करने का प्रयास किया और किस प्रकार का हमें रिस्पॉन्स मिला, जिसने हमारे को और ज़्यादा नीचे गिराने का, जिसने और ज़्यादा हमारे को नीचे गिराया। अभी तो केवल यही बताएंगे दोस्तों कि 8वीं कक्षा के अंदर ये सारी उठापटक हो रही थी जीवन के अंदर। तो जीवन के अंदर हर चीज़ के अंदर ध्यान जा रहा था, लेकिन पढ़ाई में नहीं जा रहा था। और दोस्तों पढ़ाई को लेकर के हम इसलिए भी इतने ज़्यादा निश्चिंत थे क्योंकि थोड़ा हमारा आईक्यू जो है वो बहुत कुछ अच्छा था, कि हम कम भी पढ़ते थे तो हमें समझ में आ जाता था अच्छा, और पेपर हम अच्छे से दे लेते थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि जो सोशल स्टडीज़ थी, एसएसटी का एक सब्जेक्ट होता था, उसके अंदर हमारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। अब क्योंकि पूरे वर्ष तो हमने पढ़ाई की नहीं थी, तो पेपरों के समय पे ही हम पढ़ा करते थे, तो पेपरों के समय पे पढ़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट्स को तो हम रिकवर कर लेते हैं, लेकिन जो सोशल स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट होता है हमारा, हम उसके अंदर जैसे कि पढ़ाई करते ही नहीं है, क्योंकि कभी घर में व्यस्त थे, कभी वीडियो गेम खेलने में व्यस्त थे, कभी आशिक बनने में व्यस्त थे। तो ये सब चीज़ों के अंदर क्योंकि हम इतने ज़्यादा व्यस्त थे तो हम पढ़ाई करना भूल जाते हैं, और सोशल स्टडीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, हम इतने बेमन से उसका पेपर देते हैं दोस्तों। जब जैसे हम सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे तो उसमें एक नियम होता था कि जो फर्स्ट, जैसे 3 टर्म के एग्जाम्स होते थे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, उन दोनों के मार्क्स जोड़ते थे और फाइनल टर्म में वो ऐड होते थे। तो कुछ ऐसा होता था कि फर्स्ट टर्म में जो एग्ज़ाम्स होते थे उसके जो नंबर थे वो 10 में से मिला करते थे, सेकेंड टर्म के अंदर भी जो नंबर थे वो 10 में से मिला करते थे, और जो फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होता था वो 80 नंबर का होता था, 80 मार्क्स का होता था। तो हमें याद है दोस्तों कि सोशल स्टडीज़ का जो पेपर है जो हमने दिया था, उसका हमारे पास इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन था कि जो फर्स्ट टर्म के अंदर हमारे नंबर आए थे और जो सेकंड टर्म में हमारे नंबर आए थे
और फाइनल टर्म का जो हमने सोशल स्टडीज का पेपर दिया था, जो पेपर हमने लिखा था, जितने मार्क्स का हमने पेपर लिखा था, अगर उन सबको भी जोड़ लिया जाए तो भी 30 नंबर बन रहे थे। और कहीं ना कहीं मूर्खता की एक इंतहा सी हो रखी थी। हम प्राइवेट स्कूल के पढ़े हुए बच्चे थे, हमें पता ही नहीं था कि कंपार्टमेंट क्या होता है। कंपार्टमेंट नाम का एक शब्द होता है जिसको जब कॉलेज में हम आ जाते हैं री बोलते हैं, बैक आ जाना बोल देते हैं, स्कूल में कंपार्टमेंट बोला जाता है उसको। तो हमें यह नहीं पता था कि हर सब्जेक्ट के अंदर आपको पास होना होता है, 33 नंबर कम से कम लाने होते हैं। तो हम ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर अपना ये पेपर दे देते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो है हम बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। और ये सोशल स्टडीज़, और तब तो बिल्कुल ऐसा था कि यार तू सोशल स्टडीज़ ये तो हम पढ़ते ही नहीं है, इसके अंदर हो जाएंगे फेल। अच्छा, हम मतलब इस चीज़ में इतना भोलापन था, हमें पता ही नहीं था कि अगर एक सब्जेक्ट में भी अगर आप फेल हो जाएं तो आपको दोबारा क्लास करनी पड़ती है, वो आप फेल माने जाते हैं। हम ऐसा सोचते थे कि ओवरऑल जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनको अगर आप अच्छा स्कोर कर लो, 40-50% ले आओ, 60% ले आओ, तो एक पेपर में फेल हो गए कुछ नहीं होता, फिर भी आप अगली क्लास में चले जाते हो। तो इसी भाव के साथ हम अपना फाइनल एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों, और इसी इमोशन के साथ कि सोशल स्टडीज़ में तो फेल होना है, सोशल स्टडीज़ में तो फेल होना है, ऐसे इस चीज़ का बखान करते हुए हम फाइनली वो दिन आ जाता है जब 8वीं कक्षा का रिज़ल्ट आना होता है। पेपर देने के बाद रिज़ल्ट वाला दिन आ जाता है और रास्ते में जैसे सभी बच्चे स्कूल जाते हैं रिज़ल्ट लेने के लिए, तो हम भी रास्ते में होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं रिज़ल्ट लेने के लिए, और हम सबके सामने बखान करते हुए जा रहे होते हैं कि अरे भाई सोशल स्टडीज़ के अंदर तो मैं फेल हूँ, सोशल स्टडीज़ के अंदर तो मैं फेल हूँ। अब होता कुछ ऐसा है कि सब लोग भी जो है मज़े ले रहे होते हैं, कुछ कुछ अपनी बात कर रहे होते हैं, नोटिस नहीं कर रहे होते। और रास्ते में फिर हमारे को क्या है, हमसे 1-2 साल बड़ा कोई सीनियर भाई मिलते हैं हमारे स्कूल के, उनसे कुछ बात होती है, बात तो करते करते मन को बोलता है अरे भाई सोशल स्टडीज़ के अंदर तो फेल हूँ, बाकी सब में पास हूँ। तो वो अचानक से हमारे सामने एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा फिर एसएसटी में तो कंपार्टमेंट आ जाएगी। दोस्तों, कंपार्टमेंट शब्द उस समय हमने पहली बार सुना था। हम उनसे पूछते कंपार्टमेंट क्या होती है ये, तो उन्होंने बताया कि कंपार्टमेंट ऐसी होती है कि अगर तुम एक एग्ज़ाम में पास ना हो तो दोबारा तुम्हारे को एग्ज़ाम देना पड़ता है। हम उससे पूछते दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है? हम उनको कहते हैं कि नहीं नहीं, बाकी सारे पेपरों में तो फुल पास हैं, बढ़िया है, 60-70% लाऊंगा बाकी सब में, इसमें नहीं दिया मैंने, मेरे को पसंद नहीं है। तो वो हमारे को बताते हैं कि भाई ऐसा होता है, अगर एक पेपर में भी रह गए ना तो दोबारा देना पड़ता है, री देना पड़ता है, और फिर भी रह गए ना तो फेल हो जाते हो, यही क्लास दोबारा करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये बात सुन करके पहले का दृश्य ऐसा होता है कि आधा जो रास्ता हमने तय किया था अपने स्कूल का, पैदल चल करके जा रहे थे, हम उछलते हुए जा रहे थे। जैसे ही हम उसकी ये बात सुनते हैं भाई की, तो जैसे हमारा जो दिल है वो थम सा जाता है, सहम जाते हैं हम, और हम सोचते हैं कि ये तो कहानी उल्टी पड़ गई, क्या बात कर रहे हैं, और फिर हमारे कदम उठने बंद हो जाते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी गोविंदा की, उसके अंदर वो बेबी स्टेप्स लेते हैं, बेबी स्टेप्स बेबी स्टेप्स बेबी स्टेप्स लेकर के चलते हैं। दोस्तों, सही मायने में आई थिंक और 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता हमने तय किया होगा रिज़ल्ट लेने जाने का, वो रास्ता हमने बेबी स्टेप्स लेकर के क्लियर किया था उस दिन, चला नहीं जा रहा था हमसे। उसके बाद बहरहाल हम फाइनली स्कूल पहुंचते हैं इस पूरी उम्मीद के अंदर कि रिपोर्ट कार्ड हाथ में आने वाला है और उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर कंपार्टमेंट लिखा होने वाला है। अच्छा, अभी तक ये जो 8वीं कक्षा का जो हमारा पूरा साल था, हमने फालतू चीज़ों के अंदर बिता दिया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ये जो हमारी जर्नी थी स्कूल जाने की, जो ये कंपार्टमेंट शब्द जब हमारे को पता लगता है और जब हम स्कूल जो पहुंचते हैं, ये रास्ता जैसे हमारे को इस रास्ते ने और कंपार्टमेंट शब्द ने मेरे को पूरी तरह से बदल दिया था। उस रास्ते के अंदर ये बदल गए थे दोस्तों, सोच सोच करके कि ये तो हम नहीं कर सकते, फेल थोड़ी हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, गुंडागर्दी करनी है लेकिन फेल थोड़ी होना है। हाँ, ये करना है, ऐसे मतलब आशिक भी बनना है, देवदास बनना है, पर फेल थोड़ी होना है। तो हमारे को बहुत 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 धक्का लगता है दोस्तों।
तो 9वीं कक्षा से सब कुछ हमारे लिए बदल गया था, हम बहुत पढ़ने लग गए थे और बहुत कुछ हमारे लिए चेंज हो गया था। तो 8वीं कक्षा के अंदर जब रिज़ल्ट हमने लेने के लिए हम जाते हैं, स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं, क्लास के अंदर जाते हैं दोस्तों, तो हमारे स्कूल में हमारी एक टीचर हुआ करती थी, बहुत ही सीनियर, उनका नाम था एच कौर मैडम। और उस समय जो वो थे, आई थिंक बहुत बहुत एजेड थे, वो 55-60 साल के थे, स्कूल में पढ़ाया करते थे, बहुत सीनियर टीचर थे। तो हम उनके पास जाते हैं और वही हमारे सोशल स्टडीज़ के टीचर भी थे, जो कि हमारे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि सब्जेक्ट ही हमें पसंद नहीं था। दोस्तों हम मैम की तरफ देखते हैं, बहुत ही घबरा करके हम उनके आगे अपना हाथ बढ़ाते हैं, तो मैम ऐसे छोटी सी एक रिपोर्ट कार्ड होती है, ऐसे पॉकेट साइज़ रिपोर्ट कार्ड मिलती थी, तो वो हमारे हाथ में पकड़ाती हैं, वो बोलती हैं ये ले जा, पास हो गया तू। तो हम विश्वास नहीं करते, हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, उनके स्तब्ध खड़े हो जाते हैं। वो बोलती हैं क्या हो गया है तेरे को, पास हो गया है तू, पास हो गया है, ये ले जा। खुशी नहीं है पास होने की, फेल होना था। दोस्तों जो हमारी वो एच कौर मैम थी, उनकी आंखों में हमने पढ़ लिया था कि जैसे उन्होंने हमें ग्रेस मार्क्स दिए थे, ग्रेस मार्क्स मिल जाया करते थे, तो अब जैसे बुरी परिस्थितियां भी जीवन के अंदर रही हैं, पर पूर्व जन्म के दोस्तों हमारे पुण्य कर्म भी हमारे को लगता है कि बहुत सारे रहे हैं, क्योंकि पुण्य कर्मों ने हमारे को बचाया बहुत ज़्यादा है। शायद उस साल अगर हम फेल हो जाते तो हमारी हिम्मत ही टूट जाती, हम आगे पढ़ाई ही ना कर पाते, पता नहीं क्या होता हमारा, हमें नहीं पता, टैग लग जाता कि फेल होने वाला लड़का है तो फेल हो गया, बेकार है। दोस्तों एच कौर मैम के दिए हुए वो ग्रेस मार्क्स, सब 30 नंबर तो कुल आने चाहिए थे हमारे, जितना पेपर लिखा था उसके अनुसार, उसमें कुछ गलतियां भी की होंगी। तो मैम ने हमारे को ये जो 6, 7, 8, 10 जो भी नंबर उन्होंने ग्रेस मार्क्स के दिए, आज तक हम उनके आभारी हैं उसके लिए। उसके बाद उन्होंने जीवन हमारा बना दिया। उसके बाद ऑब्वियसली 12वीं कक्षा तक हम उसी स्कूल के अंदर हम पढ़ते रहे, वहीं पे हम पढ़े। एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा दोस्तों जिस दिन हमने स्कूल के अंदर हमारे सोशल स्टडीज़ के जो टीचर थे एच कौर मैम, उनका हमने पैर ना छुआ हो। हम स्कूल में ढूंढ करके उनके पैर छूते थे, 12वीं कक्षा तक रोज़ पैर छुए हमने उनके। तो कंपार्टमेंट होने वाली थी दोस्तों जीवन के अंदर, लेकिन प्रभु की कृपा से और हमारे जो हमारी टीचर थी उनके आशीर्वाद से हमारी कंपार्टमेंट नहीं हुई। 8वीं कक्षा हम पास कर लेते हैं। जो उथल पुथल हम 8वीं कक्षा के अंदर देखते हैं अपने जीवन के अंदर, उसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। और अपनी जीवन कहानी के अगले अध्याय के अंदर हम शेयर करेंगे कि क्या क्या हमारे जीवन के अंदर चेंज हुआ, कैसे आगे बढ़े। और आप लोगों से वायदा करते हैं कि जो अगला एपिसोड हम जब शेयर करेंगे तो अगले एपिसोड को एक एक क्लास करके हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, अगले एपिसोड के अंदर हम 12वीं टपा देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि हमारी जीवन कहानी का आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से इसी सीरीज़ के अंदर और एपिसोड्स हम लाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे आगे क्या हुआ, क्योंकि आगे बहुत कुछ हुआ। वो जो देवदास है वो बहुत सीरियस देवदास भी बन गया था। उसके साथ साथ जो झगड़े हैं वो झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ भी गए थे, लेकिन स्कूल के अंदर हमारे नंबर भी बहुत बढ़ गए थे, स्कोर भी बहुत अच्छा किया, फेवरेट स्टूडेंट भी हम बन गए थे। तो ये सब कुछ कैसे हुआ और आगे नौकरी, काम, धंधा, लगभग 1-1.5 साल के अंदर तो हम काम ही करने लग गए थे दोस्तों। 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा के अंदर पहुँचे होंगे, 10वीं कक्षा के अंदर हम फुल टाइम काम करने लग गए थे, पैसा कमाने लग गए थे। तो आगे आने वाला जो हमारे अगले चैप्टर्स होंगे हम उनके अंदर ये सारी जो हमारी डिटेल्स हैं और विस्तार में आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आज के लिए आपसे इजाज़त लेंगे हम। आपका हमसे और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के व्यूअर हैं, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।